हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टायर प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आयु अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे। महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए। एक क्लास और स्टेट एंड गवर्नमेंट यानी सेंट्रल एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, चाहे कांस्टेबल, चाहे यूपीएसआई, चाहे पीसीएस, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, चाहे एसएससी सीजीएल, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न को देखने से पहले अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके और इस क्लास का लाभ ले सके। तो चलिए बताइए क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा। बी, ए बी, ओ, बी, ए बी अथवा ओ। तो क्वेश्चन 1 को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान सुनिए अगर आपको समझ नहीं आया है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग ओ हो सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओ। चलिए ध्यान रखना, अगले प्रश्न क्यों बढ़े, अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है। बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। दोस्तों इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपकी यह लाइफ में भी बहुत अच्छे प्रश्न काम आ सकते हैं, आपको समझ में भी आ सकते हैं प्रश्न। बताइए, आपको आना भी चाहिए इन प्रश्नों के बारे में। ठीक, तो बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी या बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने की केंद्र स्थित होते हैं। बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब यह पूछा गया है, जब आपको भूख लगती है या आपको प्यास लगती है या आपको जब प्यार हो जाता है, तो वह कौन सी ग्रंथि है जो आपको एक्टिव कहती है उसके प्रति। तो बताइए क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा। तो वह ग्रंथि कौन सी है, हाइपोथैलेमस, जो कि आपके माइंड के पीछे होती है। ठीक, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। बताइए सेरेबलम, सेरिब्रम, मेंडुला या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेरेब्रम। ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपके साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूं, तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दिमाग से। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। बताइए मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 6 का आंसर होगा सी, प्रमस्तिष्क। ठीक, ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है घुमा फिरा कर कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। ठीक, आप यहाँ कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं सेरिब्रम, तो यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऐसा आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, क्योंकि आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, आप ध्यान रखना कि मानव के यानी मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, प्रमस्तिष्क। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगर जिन दोस्तों ने तीसरा पार्ट नहीं देखा है, तीसरा पार्ट देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वह आपके लिए। बताइए मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। बताइए मानव शरीर की वह कौन सी कोशिका है जिनका पुनर्जन्म यानी कम होता है, यानी शक्ति उनकी कम होती है। मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी, अस्थि या यकृत।
बताइए क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए मस्तिष्क कोशिका है जो इनका यानी नष्ट हो जाती है, बनती कभी नहीं है, यानी इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि मस्तिष्क की जो कोशिका होती हैं अगर वह नष्ट हो जाए तो वह कभी यानी पुनर्जन्मित नहीं होती है, यानी वह बनती नहीं है। जैसे अगर आपने देखा होगा छिपकली देखी होगी, एक उदाहरण के तौर पर जो छिपकली देखी है यानी लिजार्ड, ठीक, उसकी जो पूंछ होती है ना वह टूट जाती है, फिर भी वह जम जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, पुनर्योजन शक्ति। ठीक, उसमें क्या होती है, पुनर्योजन शक्ति। तो ऐसी हमारी पेशी और अस्थि और यकृत में पुनर्योजन शक्ति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। बताइए सेंट्रॉन या डेंड्रॉन, एक्सॉन या न्यूरॉन। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी न्यूरॉन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ध्यान रखना। तो देखिए WBC का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक, और RBC का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स। यह एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। और आपसे यह भी पूछा जाता है कि RBC का यानी RBC का जीवन काल कितना होता है। बताइए, तो RBC का जीवन काल होता है 120 डे। और RBC कहाँ बनती है, आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। RBC कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। बताइए मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 12, 13, 31 या 33। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी 31। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है। तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा, कशेरुक रज्जु में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, वहां कहां पर होती है। श्वसन की जो क्रिया होती है वह कहां पर संपन्न होती है, बताइए। देखिए क्वेश्चन 12 का आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, देखिए आपसे यह भी पूछा जा सकता है श्वसन की क्रिया कहां प्रारंभ होती है। तो यह होती है कहां से, नोज से। ठीक, ध्यान रखना। या आपसे इस तरीके से अगर आपसे घुमाकर पूछ लिया जाए तो यह ग्रसनी से भी होती है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनुष्य में श्वासोच्छवास में बाहर निकली वाली वायु O2 की मात्रा कितनी होती है। देखिए फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए। कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो कि बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, आप एडजस्ट कर लिया करो। मनुष्य में श्वासोच्छवास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है। बताइए 14%, 16%, 20% या 25%। बताइए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए बताइए क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 16%। ठीक, चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है। बताइए 2, 28 या 38 या 48। क्वेश्चन 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 38। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। देखिए क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा, 16 और 18। यानी 1 मिनट में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो यह लेता है कितनी बार, 16 से 18। ठीक, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य जीवन काल में यानी जन्म से मृत्यु तक कुल यानी पूरी सांसें कितनी बार लेता है। आपसे यह पूछा जाएगा या कुल पूछा जाएगा कि कुल सांसें कितनी बार लेता है। यानी जीवन से यानी बचपन से जब उसका जन्म होता है तो तब से और मृत्यु तक कितनी सांसें लेता हुआ है, 2 अरब। ध्यान रखना। ठीक, और 1 मिनट में कितनी बार हमारा यानी हृदय धड़कता है, 72 बार। यह भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन
कोशिका के बीच यानी कोशिका के किस भाग में होता है? बताइए। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? वायु श्वसन, अवायु श्वसन या ग्लाइकोलिस या जल अपघटन? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वायु श्वसन। चलिए नेक्स्ट। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? बताइए। अच्छा प्रश्न है। देखिए 4%, 8%, 12% या 16%? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? बताइए। 19 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइरुविक अम्ल का। ठीक, पाइरुविक अम्ल का। चलिए नेक्स्ट। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है? बताइए। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है, बताइए क्या होता है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक, लैक्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? किस वर्ग में एंटीजन नहीं पाई जाती है? अच्छा प्रश्न है, बताइए किस वर्ग में एंटीजन नहीं पाई जाती है? ए बी या ओ? देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी में एंटीजन नहीं पाई जाती है। और एंटीजन किस में पाई जाती है? ए बी में। यह भी आप ध्यान रखना। सॉरी, इसमें नहीं, इन सभी में पाई जाती है, ए बी में और ए बी में। ठीक, और एंटीजन किस में नहीं पाई जाती है? डी में यानी ओ में। और आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वग्राही कौन होता है? तो ए बी होता है। ठीक, और सर्वदाता कौन होता है? ओ होता है। सर्वग्राही का मतलब क्या होता है? सर्वग्राही का मतलब क्या होता है? यह रक्त ले सकता है किसी भी से भी। और सर्वदाता का मतलब क्या होता है? यह सबको दे सकता है यानी रक्त। चलिए नेक्स्ट। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है या प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए क्वेश्चन 22 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य क्या है? बताइए किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? प्रतिकूल वातावरणीय दशा, पोषक पदार्थ की कमी या विपत्ति के या संक्रमण के? तो क्वेश्चन 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संक्रमण के। चलिए अगला प्रश्न। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बंदर से, मनुष्य या बिल्ली से? जल्दी बताइए। क्वेश्चन 24 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदर से। ठीक, आगे समझ। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? बताइए। आरएच जो तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? बताइए। क्वेश्चन 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आरएच प्लस पुरुष और तथा आरएच माइनस महिला। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न। संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोप्लास्टोसिस, ठीक, एरिथ्रोप्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? देखिए 26 का आंसर क्या होगा? डी, पिता का आरएच प्लस तथा माता का आरएच माइनस। ठीक, इसी के कारण से इसकी यानी रक्त का थक्का जमने से मौत हो जाती है एक महिला की। ठीक, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक है? बताइए, रखा जाता है। बताइए। देखिए तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर क्या होगा? आपसे यहाँ पूछा गया ब्लड ग्रुप है कौन सा है जो सर्वव्यापक या सर्वग्राही? तो यह होता है सी यानी ए बी। चलिए नेक्स्ट।
AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक अदाता कहा जाता है? बताइए क्योंकि। ध्यान से पढ़िए दोस्तों प्रश्न को और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्या? उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। किसके? AB रक्त वाले व्यक्ति के। चलिए अगला प्रश्न। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? बताइए। देखिए क्वेश्चन 29 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी ओ। यानी आपसे क्या पूछा गया है? मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? यानी कौन सा? सर्वदाता कौन सा है? ओ। मैंने बताया था। चलिए आगे होगा। नेक्स्ट, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस समूह के, यानी फिर से रिपीट करता हूं, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? बताइए। केवल ए और बी, ए बी और ओ और ए बी, केवल ओ। तो क्वेश्चन 30 का आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वह सिर्फ रक्त किससे ले सकता है? ओ से ही। ठीक, यह सबको दे सकता है। क्या? यह सबको दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।